हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज। आज वार है शुक्रवार 15 मार्च। करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। एक देश एक चुनाव पर बनी समिति ने राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट। अश्लील सामग्री दिखाने वाले इन ओटीटी प्लेटफॉर्म, वेबसाइटों, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सरकार ने लगाया बैन। मुंबई क्रिकेट टीम ने 42वीं बार जीता रणजी ट्रॉफी का खिताब। दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों की संख्या में किसान अपनी मांगों के समर्थन में जुटे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले पाकिस्तान बांग्लादेश से लाकर लोगों को देश में बसाना मंजूर नहीं। मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा ने दावा किया असम में ज्यादा सीए की ज्यादा अहमियत नहीं है। बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा होने के बाद गुरुवार को नीतीश कुमार मंत्री परिषद का विस्तार हो सकता है। अब खबर विस्तार से। नितिन गडकरी को लेकर क्या बीजेपी ने अटकलों पर विराम लगा दिया है? जी हां, हम बात कर रहे हैं साल 2019 की, जब लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी और सदन में गडकरी ने कहा, ये मेरा सौभाग्य है कि सभी पार्टी के सांसद मानते हैं कि मैंने अच्छा काम किया है। उनके इस बयान पर कांग्रेस वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने अपनी टेबल थपथपाते हुए सहमति जताई। इससे एक साल और पीछे जाएं तो साल 2008 में सोनिया गांधी ने गडकरी के लिए प्रशंसा का एक पत्र लिखा था। उन्होंने राय बरेली में उनके मंत्रालय के काम की तारीफ की थी। ये वाक्य और ऐसे कई मौके बीते लगभग 10 सालों में आए जब ये साफ साफ दिखा कि नितिन गडकरी की विपक्षी नेता तारीफ करते हैं, खासकर तब जब उन्हें नरेंद्र मोदी और अमित शाह को निशाने पर लेना होता है। कई बार विपक्ष नितिन गडकरी को बीजेपी के एक ऐसे नेता के रूप में पेश करता रहा है जिनका नरेंद्र मोदी और अमित शाह से संबंध अच्छे नहीं हैं। कांग्रेस के नेता गडकरी की छवि ऐसे पेश करते हैं मानो उनके साथ पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह नाइंसाफी कर रहे हैं। लेकिन गडकरी की यह छवि केवल विपक्ष के कारण नहीं बनी, गडकरी के बयानों को भी इस छवि को गढ़ने में इस्तेमाल किया गया है। जुलाई 2022 में नितिन गडकरी ने कहा था कि उन्हें अक्सर राजनीति को अलविदा कह देने का मन करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि राजनीति के अलावा भी जीवन में करने के लिए और भी बहुत कुछ है। टिकट मिलने पर नितिन गडकरी ने क्या कहा, ये भी हम आपको बताएंगे। पूरी खबर के साथ बने रहिएगा। क्रम में नितिन गडकरी ने कहा था कि राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने वाले सोचते हैं कि वो जो भी मांग रखें उन्हें मान लिया जाए। गडकरी ने कहा था कि वह कोई पार्टी अध्यक्ष नहीं है और इस तरह की सौदेबाजी के लिए कोई जगह नहीं है। इन बयानों के 3 हफ्ते बाद गडकरी को बीजेपी संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया था। गडकरी को बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव समिति से भी हटा दिया गया था, जबकि देवेंद्र फडणवीस को शामिल कर लिया गया था। जब गडकरी को संसदीय बोर्ड से हटाया गया तो इसे कई लोगों ने बीजेपी में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी बढ़ती दूरियों के रूप में पेश किया। इन्हीं घटनाक्रमों के आधार पर कहा जा रहा था कि नितिन गडकरी को 2024 के आम चुनाव में बीजेपी की टिकट नहीं देगी। लेकिन बुधवार को बीजेपी इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए गडकरी को नागपुर से टिकट दे दिया। बुधवार को बीजेपी ने 72 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और बीजेपी ने 20 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। नागपुर से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद नितिन गडकरी ने एक्स पर पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का शुक्रिया अदा किया। गडकरी ने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति ने नागपुर से प्रत्याशी घोषित कर मुझे पुनः विश्वास दर्शाया है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और चुनाव समिति को धन्यवाद देता हूं। पिछले 10 वर्षों में मैंने बतौर सांसद नागपुर के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किया है। जनता के प्रेम और समर्थन के आधार पर यह कार्य आगे भी जारी रहेगा। यह विश्वास दिलाता हूं
नागपुर से उम्मीदवारी और गडकरी की उस प्रतिक्रिया से साफ हो गया कि उनके टिकट कटने की बात में सच्चाई नहीं थी। नितिन गडकरी उद्धव ठाकरे का ऑफर बीते दिनों ही एक खबर की खूब चर्चा थी और गडकरी को खुद सामने इस बयान देना पड़ा था कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा था कि नितिन गडकरी को बीजेपी में उनकी बेइज्जती हो रही है तो उन्हें हमारे पास आना चाहिए, हम सुनिश्चित करेंगे कि वो 2024 का चुनाव जीते। ठाकरे ने कहा था, मैंने 2 दिन पहले गडकरी जी को ये बताया था और मैं इसे फिर से दोहरा रहा हूं, अगर आपका अपमान किया जा रहा है तो बीजेपी छोड़ दे और महाविकास अघाड़ी में शामिल हो जाएं, हम आपकी जीत सुनिश्चित करेंगे। ठाकरे यही नहीं थमे, उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर हमारी सरकार आई तो हम नितिन गडकरी को मंत्री बनाएंगे और हमारी सरकार में वो मंत्री विद पावर बनेंगे। ये एक तंज था जिसमें शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने इशारों में कहा कि गडकरी मंत्री तो हैं लेकिन उनके पास कोई शक्ति नहीं है। इस बुलावे का जवाब नितिन गडकरी ने एक रैली में दिया और कहा कि ये बचकाना और बकवास बयान है। उन्होंने ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे को बीजेपी नेताओं को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बयान की चर्चा तेज हो गई थी कि इस बार चुनाव में नितिन गडकरी की टिकट कट सकती है, लेकिन बुधवार को बीजेपी ने ऐसी सभी चर्चाओं को धराशायी कर दिया। संसदीय बोर्ड से बाहर और अटकलों की शुरुआत। नितिन गडकरी को आरएसएस के पसंदीदा नेताओं में से एक माना जाता है। साल 2009 में आरएसएस के सुझाव पर उन्हें महाराष्ट्र से दिल्ली भेजा गया और वो पार्टी के अध्यक्ष बने। उस समय से ही गडकरी बीजेपी की केंद्र की राजनीति में महत्वपूर्ण रहे, लेकिन साल 2022 में बीजेपी की संसदीय बोर्ड की लिस्ट ने सबको हैरान कर दिया। यहीं से सब चर्चा तेज हो गई कि गडकरी और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच बहुत ठीक नहीं है। साल 2022 में बीजेपी ने संसदीय बोर्ड के सदस्यों की लिस्ट जारी की थी और इस लिस्ट में नितिन गडकरी का जगह नहीं दी गई, यहां तक कि केंद्रीय चुनाव समिति से भी उन्हें हटा दिया गया था। बीजेपी की राजनीति पर गहरी नजर रखने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह ने कहा था कि नितिन गडकरी जब पार्टी के अध्यक्ष थे तो अमित शाह को लेकर बहुत उदार नहीं थे। प्रदीप सिंह ने यह भी कहा था कि यह किस्सा गडकरी के पार्टी अध्यक्ष के कार्यकाल का है। उस समय अदालत के आदेश से अमित शाह गुजरात से बाहर दिल्ली में रह रहे थे। अमित शाह अध्यक्ष से मिलने जाते थे तो उन्हें घंटों बाहर इंतजार करवाया जाता था। उस समय शाह के बुरे दिन चल रहे थे। गडकरी महाराष्ट्र से उठकर अचानक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे, पर समय का चक्र घुमा। 2014 दिसंबर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम तय होना था। शाह उस समय पार्टी अध्यक्ष बन चुके थे। गडकरी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे पर नहीं बन पाए। उससे भी ज्यादा धक्का उनको इस बात से लगा कि नागपुर के देवेंद्र फडणवीस, जिन्हें वे अपने सामने बच्चा मानते थे, मुख्यमंत्री बन गए। तब से मौके का इंतजार कर रहे थे। गडकरी के हाथ अब मौका लगा है। उन्हें लग रहा है कि यही मौका है जब मोदी शाह पर हमला किया जा सकता है। एक हालिया इंटरव्यू में नितिन गडकरी से पूछा गया कि विपक्ष और राजनीतिक का एक तबका मोदी बनाम गडकरी का नैरेटिव चलाता है। कहा जाता है कि दोनों बीजेपी में अलग अलग खेमे हैं। इस सवाल पर गडकरी ने कहा था कि यह बहुत दुखी करने वाला है। मेरे बयान को उलट पलट कर पेश किया जाता है कि मैंने ऐसे ललकारा, वैसे ललकारा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, संघ का स्वयंसेवक हूं। राजनीति सामाजिक आर्थिक सुधार का एक जरिया है। मैं इस भाव के साथ काम करता हूं। पार्टी की विचारधारा है पहले देश फिर पार्टी फिर मैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में चारों ओर विकास हो रहा है। पीएम पद के लिए ना कोई झगड़ा, ना ही कोई बात। खाली बैठे लोग अपना एनालिसिस करते हैं, चैनल पर नए नए कार्यक्रम करते रहते हैं। देखिए, मंत्री पूर्व मंत्री बनते हैं, सांसद पूर्व सांसद बनते हैं, लेकिन
कार्यकर्ता कभी पूर्व कार्यकर्ता नहीं बनता। मैंने अपने 20 साल इस पार्टी को दिए हैं, रात रात भर काम किया है। मेरा एजेंडा पावर पॉलिटिक्स नहीं है और ना ही मेरे मन में ये सपना है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। महाराष्ट्र में क्या है बीजेपी का समीकरण, ये भी बताएंगे। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। यहां बीजेपी ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। राज्य में बीजेपी एकनाथ शिंदे शिवसेना और अजीत पवार के एनसीपी से गठबंधन है। महाराष्ट्र में बीजेपी की उसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार के साथ सीटों की साझेदारी पर सहमति नहीं बनी, फिर भी 20 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। बीजेपी ने उन्हें सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है जहां 2019 के लोकसभा में जीत मिली थी। इन 20 सीटों में 6 मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं दिया गया। अपने 20 उम्मीदवारों में बीजेपी ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को मुंबई उत्तर से टिकट दिया गया है। ये उनका पहला लोकसभा चुनाव होगा। पार्टी ने वर्तमान सांसद गोपाल शेट्टी का टिकट काटकर गोयल को टिकट दिया है। वहीं नितिन गडकरी को नागपुर से टिकट दिया गया है। गोपीनाथ मुंडे की बेटी और पार्टी की वरिष्ठ नेता पंकजा मुंडे को भी बीड से टिकट दिया गया है। पंकजा को उनकी बहन प्रीतम मुंडे के बदले टिकट दिया गया है। 2 केंद्रीय राज्य मंत्री भारती पवार और कपिल पार्टी को उनकी मौजूदा सीटों ढिंडोरी और भिवंडी से टिकट दिया गया है। राज्य वन मंत्री सुधीर मुंगतीवार को विदर्भ की चंद्रपुर टिकट दिया गया है। ये साल 2019 की अकेली ऐसी सीट थी जिसे कांग्रेस ने जीता था। बीजेपी विदर्भ ने अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, इसलिए इस बार मुंगतीवार जैसे वरिष्ठ नेता मैदान में उतारा है। अश्लील सामग्री दिखाने वाले इन ओटीटी प्लेटफॉर्म, वेबसाइटों, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सरकार ने लगाया बैन। जी हां, जानकारी के लिए बता दें कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील सामग्री प्रसारित करने वाले 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म, 19 वेबसाइटों, 10 ऐप और 57 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक प्रथम दृष्टया इन सामग्रियों को आईटीआई एक्ट की धारा 67-67A, आईपीसी की धारा 292, इंडिजेंट रेजिस्ट्रेशन ऑफ वीमेन एक्ट 1986 का उल्लंघन करने वाला पाया गया है। ब्लॉक किए गए प्लेटफॉर्म में हंटर्स, ड्रीम फिल्म्स, मूडएक्स, नियोनेक्स, एक्स्ट्रामोड और कंपनियां हैं जो अश्लील सामग्री परोस रही थी। बयान में कहा गया कि इन प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाली अधिकांश सामग्रियों को अश्लील, फूहड़ और महिलाओं को गलत तरीके से पेश करने वाला पाया गया है। मंत्रालय के अनुसार एक ऐप को 1 करोड़ बार डाउनलोड किया गया है, जबकि 2 अन्य को 50 लाख से अधिक डाउनलोड किया गया था। इन प्लेटफॉर्मों के सोशल मीडिया अकाउंट के कुल फॉलोअर्स की संख्या 32 लाख से अधिक है। बयान के अनुसार 12 फेसबुक अकाउंट, 17 इंस्टाग्राम अकाउंट, 16 एक्स ट्विटर अकाउंट और 12 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया गया है। आईटी नियमों के पार्ट 3 के तहत जून 2023 में एक स्वयं नियामक बोर्ड का गठन किया गया था, जिसने एक अन्य प्लेटफॉर्म उल्लू के खिलाफ एक आदेश जारी किया गया था, लेकिन मौजूदा प्रतिबंधों में उसका नाम नहीं है। आदेश में इस प्लेटफॉर्म की 4 वेब सीरीज को हटाने या फिर से एडिट करने को भी कहा गया था। मुंबई क्रिकेट टीम ने 42वीं बार रणजी ट्रॉफी का खिताब गुरुवार को जीत लिया है। इसी के साथ रणजी ट्रॉफी जीतने का 8 साल का सूखा मुंबई की टीम ने खत्म कर दिया है। मुंबई की टीम ने विदर्भ की टीम को 5वें दिन 169 रनों से हराया। फाइनल मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। मुंबई की टीम ने विदर्भ के सामने 538 रनों का लक्ष्य रखा था। मुंबई ने पहली और दूसरी पारी में 224 और 418 रन बनाए थे। वहीं इसके जवाब में विदर्भ की टीम 105 और 368 ही रन बना सकी।
मुंबई की तरफ से सबसे ज्यादा 136 रन मुशीर खान ने दूसरी पारी में बनाए। वहीं विदर्भ की तरफ से दूसरी पारी में सबसे ज्यादा 102 रन अक्षय वाडकर ने बनाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर बीजेपी में शामिल हुई। कांग्रेस से सस्पेंड हो चुकी सांसद और पंजाब पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आपको बता दें कि परनीत कौर बीजेपी टिकट पर पटियाला से चुनावी मैदान में हो सकती हैं। महुआ मोइत्रा को लेकर बनाई गई एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के मामले में परनीत कौर ने टीएमसी सांसद के खिलाफ वोट किया था। तब निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर लिखा था, पंजाब हमेशा भारत की अस्मिता व राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खड़ा है। आज फिर से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी व कांग्रेस पार्टी की सांसद परनीत कौर जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई समझौता नहीं किया। भारत पंजाब के जाबाजों का कृतज्ञ था और रहेगा। परनीत और राहुल गांधी की यात्राओं से भी दूर रही थी। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए हुई बैठक के बाद अधीर रंजन चौधरी ने बताए 2 नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को 2 केंद्रीय चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए दिल्ली में बैठक का आयोजन किया गया। अब खबर विस्तार से। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस बैठक में शामिल होने के बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पत्रकारों से बात की। अधीर चौधरी रंजन ने बताया कि केरल कैडर के ज्ञानेश कुमार और पंजाब कैडर के सुखबीर सिंह संधू को अगले चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस समिति का कोई मतलब इसलिए नहीं है, इसमें पहले से सरकार का बहुमत है। उन्होंने कहा, हमारी कमेटी में एक प्रधानमंत्री, एक मंत्री और मैं विपक्ष का शुरू से ही बहुमत सरकार के पक्ष में है। वो बोले, अरुण गोयल की नियुक्ति के समय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि उनकी नियुक्ति प्रकाश की गति से हुई थी। वे प्रकाश की गति से नियुक्त हुए और डिजिटल गति से निकल गए। उधर अधीर रंजन ने कुछ ही वक्त पहले 212 नामों की सूची सरकार से मिलने पर हैरानी जताई और कहा कि इतने कम समय में इन नामों की जांच कैसे हो सकती है। अधीर रंजन ने बताया कि अपने असहमति नोट में उन्होंने लिखा कि इस समिति में सरकार का पहले से बहुमत है। उनके अनुसार मुझे कल रात 212 नामों की सूची दी गई, वहीं 10 मिनट पहले शॉर्ट लिस्ट करके 6 नाम दे दिए गए हैं। इस समिति में पहले ही सरकार का बहुमत है, इसमें सीजेआई अब सदस्य नहीं है। ऐसे में सरकार ने पहले से ही अपने पसंदीदा नामों को चुन लिया है। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी है। वे 31 जनवरी को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सचिव पद से रिटायर हुए हैं। 1988 के बैच उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी रहे। सुखविंदर सिंह संधू राज्य के मुख्य सचिव रहे थे, इसलिए वे एनएचआई के प्रमुख के पद पर भी रह रहे थे। आपने पंजाब की 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पंजाब की 8 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का गुरुवार को ऐलान किया है। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सीट इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, मगर पंजाब के सीएम भगवंत मान कई बार ये कह चुके हैं कि पार्टी पंजाब में अकेले लड़ेगी और 13 की सीटें जीतेगी। जिन सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है वो कुछ इस तरह हैं। अमृतसर से हैं कुलदीप सिंह ढालीवाल, खंडूर साहिब से लालजीत सिंह भुल्लड़ और जालंधर से सुशील कुमार रिंकू, फतेहगढ़ साहिब से गुरप्रीत सिंह जिप्पी, फरीदकोट से कमरजीत अनमोल, भटिंडा से गुरमीत सिंह और संगरूर से गुरमीत सिंह मीत और पटियाला से डॉक्टर बलबीर सिंह के नाम
हैं। केजरीवाल बोले, पाकिस्तान बांग्लादेश से आए लोगों को नौकरी घर कहां से देंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। केजरीवाल ने बुधवार को भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीए लागू किए जाने पर सवाल पूछे थे। वहीं गुरुवार को अमित शाह ने एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में सीएए का बचाव किया था। उधर गुरुवार की सुबह केजरीवाल के घर के बाहर सीएए को लेकर उनके रोक के खिलाफ शरणार्थियों ने प्रदर्शन भी किया। इन सबके बाद केजरीवाल ने गुरुवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोले, मैंने गृह मंत्री की पूरी कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुझे गालियां दी। मैं अहम नहीं हूं, देश अहम है। केजरीवाल बोले, देश के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है और बाहर से लोगों को बसाना चाह रहे हो, उनके लिए नौकरी कहां से लाओगे। पाकिस्तान बांग्लादेश से लाकर लोगों को बसाना चाहते हो, उनके लिए घर संसाधन कहां से लाओगे। केजरीवाल कहते हैं कि आजादी के बाद बड़े स्तर पर पलायन हुआ, अब सीएए की वजह से काफी बड़ा पलायन होने वाला है। इन देशों में लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं, वहां बहुत गरीबी है, उनके लिए भारत की नागरिकता मिलना सपने की तरह है। इनमें से अगर 1.5 करोड़ लोग आ गए तो उनको कहां बसाएंगे। नागरिकता संशोधन नियम लागू होने के बाद अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए थे, उन्हें भारतीय नागरिकता मिल सकती है। केजरीवाल ने और क्या कहा वो भी हम आपको बताएंगे। आप कह रहे हैं कि 2014 तक आए लोगों को बसाएंगे, पर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 2014 के बाद लोग आना बंद हो गए हैं। पहले लोगों में डर होता था, अब आप ये डर खत्म कर रहे हो। रोहिंग्या तो आपके दौर में ही भारत आए, इतने घुसपैठिए आने वाले हैं कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान से आए घुसपैठियों को भारत में नौकरी दोगे। सरकारी पैसा 140 करोड़ लोगों का पैसा है, पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों ने पैसा नहीं दिया। यहाँ का पैसा आप दूसरे देशों के लोगों पर खर्च करना चाह रहे हैं। आपके घर के सामने पाकिस्तान से आए लोगों की झुग्गियां बसा दी गई, तो क्या आपकी बहू बेटी सुरक्षित होंगे? कौन होंगे ये लोग? क्या देश सुरक्षित होगा? चारों तरफ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं पैदा हो जाएगी? अगर आपको बाहर से लोगों को ही लाना है, जो उद्योगपति देश छोड़कर चले गए हैं, तो इन लोगों को वापस लाइए। ऐसे 11 लोग देश छोड़कर चले गए हैं, अमीर लोग हैं, आकर फैक्ट्री लगाएंगे तो नौकरी मिलेगी, बेरोजगारी कम होगी। अगर आप पाकिस्तान बांग्लादेश से आकर लोगों को यहां बसाएंगे तो ये मंजूर नहीं है। एक देश एक चुनाव पर बनी समिति ने राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट। क्या सिफारिशें की? एक देश एक चुनाव पर बनी समिति ने राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट। क्या सिफारिशें की? एक देश एक चुनाव पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार सभी पक्षों से विस्तृत बातचीत करने के बाद 191 दिनों में यह रिपोर्ट तैयार की गई, जो करीब 18,000 पन्नों की है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार इस समिति ने लोकसभा के साथ ही विधानसभा का चुनाव संभव बनाने के लिए सुझाव दिया है कि सभी राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव तक सीमित किया जाए। समिति ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से पारदर्शिता और समावेशन तो बढ़ेगा ही, इससे मतदाताओं को सुविधा होगी और चुनाव में उनका भरोसा भी बढ़ेगा।
समिति ने एक साथ चुनाव करवाने के लिए उपकरणों, कर्मचारियों और सुरक्षा बलों के पूर्व प्रबंधन पर जोर दिया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट जब राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपी तब अध्यक्ष रामनाथ कोविंद के साथ इसके सदस्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद, जाने माने संविधान विशेषज्ञ सुभाष काश्यप, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन.के. सिंह और पूर्व सीवीसी संजय कोठारी भी मौजूद थे। एक देश एक चुनाव पर विचार करने के लिए पिछले 2 सितंबर को इस समिति को बनाया गया था। दिल्ली रामलीला मैदान में क्यों जुटे किसान? दिल्ली के रामलीला मैदान में गुरुवार को हजारों की संख्या में किसान जुटे। ये किसान अपनी मांगों के समर्थन में जनसभा कर रहे थे। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार किसान मजदूर महापंचायत नाम से इस सम्मेलन में किसानों ने खेती से संबंधित केंद्र की बीजेपी सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए सरकार के विरोध में नारे लगाए हैं। 3 कृषि कानून को विरोध में साल 2020-21 में दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने हुए प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम ने बताया कि किसान मजदूर महापंचायत में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई तेज करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास मौजूद रामलीला मैदान में यह रैली आयोजित करने के लिए पुलिस ने इस शर्त पर मंजूरी दी है कि इसमें 5000 से अधिक लोग नहीं जुटेंगे। आयोजन स्थल तक कोई ट्रक ट्रॉली नहीं ले जाई जाएगी, न ही मैदान में कोई मार्च किया जा सकेगा। आज जो दिल्ली कूच का आह्वान है उसके तहत हमारे सभी बॉर्डरों पर हमने सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करवाई गई है। साथ ही साथ जितने भी हमारे किसान भाई हैं, उनके नेतृत्वकर्ता हैं, उन सबसे भी वार्ता निरंतर हमारी जारी है। हम लोग सकारात्मक परिणाम की तरफ हैं। साथ ही साथ आम नागरिक को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आप देख रहे हैं कि पीछे ट्रैफिक बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, तो हम लोग इस चीज़ को भी इंश्योर करवा रहे हैं कि ट्रैफिक का जो मैनेजमेंट है वो भी अच्छा रहे और आम जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। सीएए के विरोध पर बोले हिमंत बिस्वा शर्मा, असम में इस कानून की ज्यादा अहमियत नहीं। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद असम में इस कानून के हो रहे विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि उनके राज्य में इस कानून की ज्यादा अहमियत नहीं है। हिमंत बिस्वा शर्मा गुरुवार को राजधानी गुवाहाटी में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। अपने दावे के पक्ष में उन्होंने तर्क दिया कि सीएए के तहत भारत का नागरिक बनने के लिए असम से बहुत कम आवेदन जाएंगे, इसलिए यह कानून पूरी तरह महत्वहीन है। इसलिए उन्होंने कहा कि इस कानून का विरोध करने की जरूरत नहीं है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने लोकसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी को कुल 14 में से 13 सीटें मिलने का दावा किया है। सीएए के तहत मुसलमानों को नागरिकता क्यों नहीं के सवाल पर अमित शाह ने दिया यह जवाब। नागरिकता संशोधन कानून सीएए को लागू करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे मुस्लिम विरोधी करार दिए जाने की आलोचना की है। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए एक विस्तृत इंटरव्यू में उन्होंने यह बात की है। उनसे एआईएमआईएमए प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के उस आरोप का जवाब पूछा गया था कि सीएए एंटी मुस्लिम है। इस पर अमित शाह ने कहा, इस आरोप का तर्क क्या है? मुसलमानों की धार्मिकता प्रताड़ना इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वे तीनों देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश घोषित रूप से इस्लामी देश हैं। तो वहां धार्मिक प्रताड़ना कौन करेगा? इस्लाम के अनुयायियों के साथ उन्होंने बताया कि इस कानून में प्रताड़ना को मानदंड बनाया गया है। हालांकि उनसे जब कहा गया कि अमेरिका तो किसी को भी नागरिकता देता है, तो अमित शाह ने कहा हम भी देते हैं, अप्लाई करें। वो नए नागरिक सीएम भी बन सकते हैं। जी हां,
अमित शाह ने जब पूछा गया कि क्या सीएए के जरिए नागरिकता पाने वालों की अलग पहचान होगी, तो शाह ने कहा वे भारत के आम नागरिक की तरह ही भारत के नागरिकों की सूची में शामिल हो जाएंगे। उन्हें भी उतने ही अधिकार होंगे जितने आपके या मेरे पास हैं। वे चुनाव भी लड़ सकते हैं, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री या केंद्र सरकार के मंत्री भी बन सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस कानून में किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है और ना ही इसमें एनआरसी का कोई प्रावधान है। विपक्षी नेताओं के बयान की अगर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतती है तो सीएए को रद्द कर दिया जाएगा। इस पर अमित शाह ने कहा उन्हें भी पता है कि ईडी गठबंधन सत्ता में नहीं आने वाली। सीएए के कानून को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार लाई है, इसे रद्द करना असंभव है। यह पूर्णतः संवैधानिक रूप से वैध कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर कोई स्टे नहीं लगाया है। उन्होंने उद्धव ठाकरे से पूछा कि पहले वे स्पष्ट करें कि सीएए लागू होना चाहिए या नहीं। राहुल गांधी के सीएए पर दिए गए बयान पर अमित शाह ने कहा राहुल गांधी को जनता को बताना चाहिए कि यह देश के खिलाफ क्यों है, जैसे हम समझा रहे हैं कि यह देश के पक्ष में क्यों है। वहीं विदेशी मीडिया द्वारा 3 तलाक, सीएए और अनुच्छेद 370 पर सवाल उठाए जाने पर अमित शाह ने कहा विदेशी मीडिया से जरा पूछिए कि क्या उनके देश में 3 तलाक, मुस्लिम पर्सनल लॉ, अनुच्छेद 370 जैसे प्रावधान हैं क्या। बीसीसीआई ने उमरान मलिक को दिया खास कॉन्ट्रैक्ट, क्या रही इसकी वजह। बीसीसीआई ने लगभग 2 हफ्ते पहले जब टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए सालाना कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया था तो चारों ग्रेड के कुल 30 खिलाड़ियों के अलावा 5 अन्य तेज गेंदबाजों को अलग से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इन 5 खिलाड़ियों में उमरान मलिक, आकाशदीप, वी विजय कुमार, यश दयाल और वी कावीरप्पा शामिल थे। बताया जा रहा है कि इस साल अंत में ऑस्ट्रेलिया के दौरे को देखते हुए बीसीसीआई को उमरान मलिक से बहुत उम्मीदें हैं। उसे देखते हुए चयनकर्ता ने जम्मू और कश्मीर के टीम प्रबंधन को सलाह दी है कि वे इस रणजी सीजन में मलिक को खेलने का उचित समय दें। वो इसलिए कि वे जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाए तो उन्हें लंबे सैंपल फेंकने का अनुभव हो। उमरान मलिक ने 2 साल पहले आईपीएल में अपने शानदार प्रदर्शन से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। 2022 के आईपीएल सीजन में मलिक ने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 22 विकेट लिए थे। हालांकि उनका पिछला सीजन कुछ खास नहीं रहा, इसके बावजूद एसआरएच ने 2024 में उन पर भरोसा कायम रखा है। उमरान मलिक ने अभी तक ज्यादातर सीमित ओवरों का क्रिकेट ही खेला है, लेकिन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने की उनकी क्षमता को देखते हुए बीसीसीआई अपने लिए उन्हें अहम मानता है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 बार 2018, 19 और 2020-21 में टेस्ट सीरीज जीती है, लेकिन उनकी नज़र तीसरी टेस्ट सीरीज पर जीतने पर है। शेयर बाजार में आई बड़ी गिरावट, क्या रही वजह। शेयर बाजार में पिछले कुछ महीनों से जारी वृद्धि पर बुधवार को तगड़ा ब्रेक लगा और सेंसेक्स 906 अंक गिरा, जबकि निफ्टी में 338 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। बॉम्बे स्टॉक को देखा जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 अंकों वाला स्वेंदी सूचकांक सक्सेस 72,762 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक ऑफ एक्सचेंज का 50 अंकों वाला संवेदी सूचकांक गिरकर 21,998 अंकों पर जाकर बंद हुआ। इस तरह इन दोनों की सूचकांकों में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। इस भारी गिरावट से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बाजार पूंजीकरण 13 लाख करोड़ रुपए घटकर 372 लाख करोड़ रुपए रह गया है। कल के कारोबार के दौरान
BSE में दर्ज 250 से अधिक कंपनियों के शेयर पिछले एक साल में न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए हैं। BSE मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ने 5% से अधिक गिरावट देखी गई है। बुधवार को बाजार में आई इस गिरावट की कई वजह बताई जा रही हैं। जानकारों के अनुसार आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही सेबी चेयरमैन माधवीपुरी बुच ने स्मॉल कैप और मिड कैप निवेशकों को सुरक्षित करने के लिए म्यूचुअल फंडों से व्यवस्था को और पुख्ता करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि बाजार में बुलबुले जैसी स्थिति है और निवेशकों के हित सुरक्षित करने के लिए ऐसी स्थिति से बचने की जरूरत है। इसके अलावा खुदरा महंगाई का उम्मीद से कम होना भी ताजा गिरावट की एक वजह बताई जा रही है। जानकारों के अनुसार महंगाई व घटने पर कर्ज के सस्ता होने में और वक्त लगेगा और इससे बाजार का रुख नकारात्मक असर पड़ सकता है। ममता बनर्जी ने अपने छोटे भाई बाबुन को क्यों कहा 35 रुपए कमाकर पाला था, अब सारे रिश्ते खत्म हुए। जी हाँ, ममता बनर्जी और बाबुन बनर्जी, स्वपन बनर्जी, जिन्हें बाबुन बनर्जी के नाम से भी जाना जाता था, के साथ अपने सभी तरह के रिश्ते तोड़ रही है। अपने भाई पर ममता बनर्जी की यह टिप्पणी मीडिया में पूरी तरह से छाई हुई है। इसे दिल्ली के कोलकाता तक निकलने वाले अधिकतर अखबारों ने भी अपने अखबारों में जगह दी है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने इस पर लिखा है कि मुख्यमंत्री का ये बयान तब आया जब एक दिन पहले ही उनके भाई ने कहा था कि वह लोकसभा चुनाव में हावड़ा से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार प्रसून बनर्जी के खिलाफ बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की अहम और पुख्ता खबरें। कल फिर मिलते हैं, बने रहें हमारे साथ, देखते रहें PPT न्यूज। अब संजय रामपुर को दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।